कल हम लोगों ने शुरू किया था कौन सा लेसन, अध्याय 11 क्या है ध्वनि। ठीक है, हमने इसको पढ़ा था कल, थोड़ा बहुत समझा था ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे चलती है। ठीक है, आज आगे फिर पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग आज की रहेगी तरंग। क्यों पहली हेडिंग क्या रहेगी? तरंग। क्यों? क्योंकि ध्वनि भी तरंग की तरह ही चलती है। ध्वनि कैसे चलती है? तरंग की तरह। ध्वनि भी तरंग की तरह ही चलती है। तो तरंग कैसे चलता है? जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि तरंग कैसे चलता है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ध्वनि कैसे चलती है। तो तरंग यह एक विक्षोभ है। अब ये विक्षोभ क्या होता है समझो। ये कोई माध्यम, ठीक है, और मैंने क्या किया, माध्यम छोड़ो, तो एक रस्सी है और इस रस्सी को मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे ऐसे हिलाने लगा ऊपर नीचे। क्या किया? रस्सी को ऊपर नीचे हिलाया। तो कैसे हो जाएगा ये रस्सी? ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसके बीचों बीच में एक लाइन खींचूं, ठीक है, इसके बीचों बीच में एक लाइन खींचूं और इसे ऐसे कर दूं। क्यों? ये लाइन मैं इसलिए खींच रहा हूं कि मैं इसे यक्ष अक्ष कह दूंगा। क्या कह दूंगा? यक्ष अक्ष। इसे क्या कह दूंगा? वाई अक्ष। अच्छा, तो ये वाली जो ऊंचाई है ये कहां पर है? ये जो ऊंचाई है इसकी, ये है ऊपर की तरफ, और ये जो लंबाई है इसकी किधर है? आगे की तरफ। यही है ना? तो ये जितना उठा है, ठीक है, जितना ऊपर उठा है या जितना नीचे गया है, वो क्या कहलाता है? विक्षोभ। ठीक है, क्या कहलाता है? विक्षोभ। यही विक्षोभ। इसी विक्षोभ, यही क्या होता है? एक विक्षोभ होता है क्या? तरंग। ठीक है, तरंग क्या है? एक तरह का विक्षोभ। इसे ही हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। ये जो ऐसे ऐसे बन रहा है ऊपर नीचे, इसे क्या कहते हैं? तरंग। और ये ऊपर नीचे बनना क्या है? विक्षोभ। ठीक है, विक्षोभ का मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। एक तरह से ये क्या हुआ है? सीधे था ना, मैंने इसे बल दिया तो ये ऐसे ऐसे हो गया। तो कुछ अपने रास्ते से भटक जाने जैसा है, विक्षोभ है। ठीक है, तो ध्वनि को हम क्या कहेंगे भाई? ध्वनि एक विक्षोभ है। आगे, जो किसी माध्यम से होकर के गति, इसको हटाओ, आगे लिखे। विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। कैसे गति करता है भाई? ये माध्यम है, मान लो वायु का, ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष, इसमें मैंने बना लिया। ठीक है, मेरा पूरा माध्यम है, तो माध्यम मेरा ऐसे है ना, ऐसे समझो। ये पूरा वायु हम लोग सामने देख रहे हैं, तो ये कैसे है? ऊपर भी है, ये ऊपर भी है और आगे भी है। ऊपर वाई अक्ष पे है, इधर सामने एक्स अक्ष पे है, इसीलिए एक्स और वाई भी बन गया। और जब मैंने रस्सी को घुमाया, तो रस्सी को जब मैं ऊपर नीचे किया तो रस्सी ऐसे ऐसे हुई, ऐसे ऐसे जब किया ऊपर नीचे तो रस्सी ऐसे ऐसे हुई। ये रस्सी ऐसे ऐसे क्यों? सवाल ये भी उठना चाहिए ना। तो क्या हुआ, जब मैंने रस्सी को यहाँ से पकड़ के, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना शुरू किया था, तो मैं इसको एक झटका दे रहा हूँ, ठीक है, बल। तो मेरा बल इस रस्सी से, ये पूरी रस्सी पे फैलेगा, जाएगा, यहाँ से जाना शुरू करेगा। और जैसे ही देखो, जैसे ही मैं इसको दूंगा पहले बल, तो ये क्या करेगा? पहले जब बल मैं इसको दूंगा ऊपर, इसमें ऊपर लग गया, तो ये ऊपर उठेगा ना। तो एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो न्यूटन का नियम क्या बताता है कि दूसरा बल उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। तो एक बल नीचे लगेगा। अगर मैंने इसको इतना ऊपर उठाया, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है कि विपरीत दिशा में बल लगेगा। दूसरा क्या होगा? ये नीचे भी जाएगा। फिर मैं बार बार तो ऊपर ही कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर उठा रहा हूँ या ऊपर नीचे भी कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा छोड़ो तुम बस इतना कि मैं इसे क्या कर रहा हूँ, बार बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो जब मैं इसे ऊपर ले गया तो ये ऊपर गया, जब नीचे ले गया तो ये नीचे गया, जब ऊपर तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन
जो कण यहाँ पर थे वो कण यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब ये पहले ऐसी स्थिति थी, ठीक है, रस्सी ऐसी थी, मैंने इस पे बल लगाया ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद जब ये मैं बल लगाना छोड़ दिया और रुक गया, ठीक है, बल लगाना छोड़ दिया या ऐसे रुक गया, ऐसे करके रुक गया, तो क्या होगा, एक धक्का गया, मैं जैसे किया पूरी रस्सी पे धक्का गया, रस्सी धक्का यहाँ से निकलेगा, ऐसे ऐसे करते करते जाएगा और पीछे की रस्सी क्या होगी, धीरे धीरे सीधे होने लगी। जैसे समझो, मान लो ये धक्का यहाँ से चला गया, ठीक है, इतनी रस्सी सीधी हो गई, फिर धक्का और आगे गया तो ये और रस्सी सीधी हो गई, ठीक है। समझो धक्का यहाँ तक आ चुका, तो ये अब यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। तुम लोग करके देखना ऐसे, फिर जब ये भी धक्का निकल जाएगा तो पूरी रस्सी क्या हो जाएगी, सीधी, मतलब धक्का निकल गया, रस्सी वही की वही है, मतलब रस्सी का ये कण जहाँ पर था वही है। मतलब मान लो इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं, इसको डी नाम दे दूं, तो ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया और डी यहाँ पर आ गया, ऐसे समझो, ठीक है। ये धक्का जब मैं इसको धक्का दिया था वैसा हुआ, धक्के के बाद क्या हो गया, फिर से ए वहीं पर है, बी वहीं पर है, सी वहीं पर है, डी वहीं पर है, मतलब रस्सी के कण कहीं नहीं गए, धक्का गया, रस्सी के कण नहीं गए, एक धक्का गया, बल गया, ठीक है। तो तरंगे क्या है, विक्षोभ है, कण इधर उधर नहीं जाते, धक्का जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे माध्यम से होकर गति करता है, क्या आगे यहाँ पे लिख रहे हैं माध्यम, यहाँ पे माध्यम क्या है, रस्सी है, माध्यम क्या है यहाँ पर, रस्सी है, ठीक है भाई, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा बल रस्सी से ही तो गुजर रहा है। माध्यम के कण गति नहीं करते, अभी पढ़े ना, गति नहीं करते, बल्कि परंतु परंतु विक्षोभ उनसे गति करता है, ठीक है। ये जो विक्षोभ है, ये जितना बड़ा है, ये क्या करता है, ये मेरा जितना बल है, बल ही मेरा, मैं जो उसको बल लगा रहा हूँ ऐसे से, वो एक विक्षोभ में कर रहा हूँ, ऊपर नीचे लगा रहा हूँ तो विक्षोभ कर रहा हूँ, वो विक्षोभ भी क्या कर रहा है, रस्सी के कड़ों से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, कड़ कहीं नहीं जाते, देखो ना, ए जहाँ पे था वही वापस था, बी जहाँ था वापस वही आ गया था, सी जहाँ था वापस वही था, तो मतलब कड़ नहीं गति कर रहे, विक्षोभ जा रहा है, धक्का जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब हम तरंग को ध्वनि क्यों करें, किसी भी माध्यम में, तुम लोग अभी पीछे लोग देखे हैं पिछली क्लास में, किसी भी माध्यम में ध्वनि की तरंगे भी ऐसे ही गति करती है, ठीक है, ऐसे ही गति करती है, ठीक है। ध्वनि आगे जाता है, ठीक है, वायु के कण आगे नहीं जाते, कल हम पढ़े कण वही रहते हैं, पर क्या होता है, दोलन करते हैं, कण क्या करते हैं, दोलन करते हैं, जब दोलन करते हैं तो पास आ जाते हैं, और जब ध्वनि निकल जाती है तो फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं। जैसे मैं बोला, ये दोलन करके पास आ गए, ठीक है, मेरे बल से क्या हो गए, मेरे वायु से क्या हो गए, जो वायु नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसके वेग से, ठीक है, विक्षोभ से क्या हो गई, ये पास पास आ गए, मैं बोल रहा हूँ तो भी एक विक्षोभ बन रहा है ऐसा, तो उससे क्या हो, वायु के कण पास पास आ गए, अब इधर वाले दूर दूर हो, ये जब खींचेगा इनको तो इधर दूरी बढ़ेगी ना, ठीक है, तो यहाँ वाले पास आ गए, यहाँ वाले दूर हो गए, तो अब यहाँ पे जो पास आ गए दोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आवाज इनसे जा रही है, ठीक है, ये दोलन कर रहे हैं, मेरी आवाज इनसे जा रही है, फिर ये वाले दूर है, इनको भी खींच के दोलन बनाएगा, फिर ऐसे ही क्या करेगा, पास दूर पास दूर पास दूर बनते रहेंगे, जैसे ही इसको पास लिया तो यहाँ दूरी हुई, अब क्या करेगा, इससे आगे जाएगा तो फिर इनको पास लेगा, तो मतलब एक बार पास एक बार दूर, एक बार पास एक बार दूर, तो संपीड़न और विरलन बनते रहेंगे, तो वही है। तो वो कैसे हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, ये दूर वाली जगह, ये पास हो रहा है, ये दूर दूर वाली जगह, ठीक है।
वो भी ऐसे ही गति करता है, इसीलिए गति करता है। ध्वनि तरंग की तरंगी, ध्वनि भी ध्वनि भी ध्वनि भी ऐसे ही गति करता है, इसलिए ध्वनि को तरंग कहते हैं। इसलिए ध्वनि क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। ये लिखिए, ठीक है, हो गया, साफ करो। ठीक, अब तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तरंग दो प्रकार, पहला अनुदैर्ध्य, ठीक है, और दूसरा अनुप्रस्थ। तरंग दो प्रकार के होते, एक अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ। अब पहला पढ़ते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि ये तरंगे अनुदैर्ध्य कहलाती है। माध्यमिक कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? कणों का विस्थापन जो होता है माध्यम, इन तरंगों में माध्यम के कणों का विक्षोभ, ठीक है। जैसे अभी विक्षोभ क्या होता है? कण ऊपर नीचे जा रहे हैं तो इसी को विक्षोभ कहते हैं ना। कण क्या कर रहे हैं? कंपन करना, विक्षोभ। तो जो अनुदैर्ध्य तरंग में कंपन करते हैं कण, विक्षोभ जब ऐसे लिख ले, कणों का कंपन, ठीक है। कंपन को क्या लिख सकते हो? विक्षोभ, ठीक है। कणों का कंपन, ठीक है, क्या होता है? कणों का कंपन तरंग, कणों का कंपन कणों का, यहाँ विस्थापन दे रहा है, विस्थापन विक्षोभ के संचरण के समानांतर होता है। तो इस प्रकार के तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं? ये हम लोग कल देखे थे ना, ये पास है, ऐसे करना, ये पास है तो क्या कर रहे थे? संपीड़न। और जब दूर दूर है, ठीक है, तब क्या कर रहे थे भाई? विरलन। फिर पास आ गए तो संपीड़न। ये नहीं होगा तो ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। अब इसमें क्या हो रहा है? विक्षोभ कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, ठीक है। उसमें विक्षोभ ऊपर नीचे हो रहा था तरंग में, इससे विक्षोभ कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। इसमें भी क्या था? हमारे इसी बार विक्षोभ में ये वाला हिस्सा ज्यादा होता है, मतलब सघन होता है। ये वाला हिस्सा भी सघन होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा सघन होता है, ये वाला क्या होता है? विरलन होता है। ये वाला विरल होता है, ऐसे होता है। ये सघन होता है, ये विरल होता है। तो जब ऐसे हो रहा है, इसमें भी तो सघन और विरल का आ रहा है काम। इसमें क्या हो रहा है? हमारा विक्षोभ इस दिशा में,
और जो कण है वो भी ऐसे ही कंपन कर रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, आगे पीछे हो रहा है। उसमें क्या आ रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, इसमें क्या आ रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो समानांतर है। कण कैसे है, समानांतर। भाई कण भी तो ऐसे ही है, तो ये एक दूसरे क्या हो गया, समानांतर हो गया ना। कण भी ऐसे गति कर रहे हैं, हमारी आवाज भी ऐसे गति करे, मतलब बिच्छू भी ऐसे गति कर रहा है। बिच्छू ऐसे जा रहा है, कण ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो समानांतर हुआ। ठीक है। अच्छा, अब अगला अनुप्रस्थ। ठीक है, इसको कर लो, फिर अगला लिखिए, पॉज करके लिखिए। अनुप्रस्थ। माध्यम के कण कणों का विस्थापन, कणों का विस्थापन, माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के लंबवत होता है। तो इस प्रकार के तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब ये दिखा, इसमें कण कैसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पर विक्षोभ किधर का हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। मतलब एक तरह से हमारी आवाज किधर जा रही है, आगे की तरफ, या बल आगे जा रहा है, और कण किधर जा रहा है, ऊपर। इधर कहा जा रहा है, नीचे। तो ऐसे क्या होता है, ये लंबवत होता है 90 डिग्री, ऐसे क्या होता है 90 डिग्री, तो इसे क्या कहते हैं, लंबवत। ठीक है, इसकी बात हो रही, अनुप्रस्थ तरंगे ने कही, क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब अगले हेडिंग लिखते हैं, तरंग, ध्वनि तरंग के गुण या अभिलाक्षणिक गुण। ध्वनि क्या हो गई, इससे अब पता चला हमें कि ध्वनि क्या है, तरंग है। ठीक है, और ध्वनि के भी दो तरीके हो सकते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक, तो आगे देखते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य भी देख लिए। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंग के पूछ रहा है, उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण, जैसे तुम लोग पानी में एक पत्थर फेंको तालाब में ऐसे, तो जो पानी की सतह पर होगा, पानी की सतह क्या होगा, ऐसे ऐसे बनता है। वो कैसा बनता है, ध्यान से देखने पे ऐसा ऐसा दिखाई देता है। तो ये कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आगे क्या बोलना है, ध्वनि तरंग के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, तो पहला इसमें हम लोग हेडिंग डालते हैं, तरंग दैर्ध्य। पहली हेडिंग डालो, तरंग दैर्ध्य। ये क्या है, ठीक है, ये कौन सी बोला है, तरंग भी है और दैर्ध्य भी है, कुछ बोला वाला नहीं। ठीक है, लिखो, दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत, ठीक है, अथवा दो क्रमागत विरलनों, दो क्रमागत विरलनों के, अथवा है बीच, के बीच की, ठीक है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है।
दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। थोड़ा समझ लिया जाए। ये कण है, पास पास है, और ये कण है, दूर दूर है, फिर पास पास आ गए। ठीक है, ध्वनि जैसे ही इसके पास आएगी पास पास आ जाएंगे, ध्वनि जैसे ही दूर रहेगी दूर दूर हो जाएंगे। ये पास पास क्यों है और ये दूर क्यों है? यहाँ पे कण क्या हुआ, इसने कणों को खींच लिया तो ये पास पास आ गया। फिर यहाँ क्या, इसने कणों को खींच लिया तो ये दूर दूर हो गए, ये पास पास हो गया। इसलिए विरल हो जाता है, एक सघन हो जाता है। ठीक है, दो दो बन गया ना। ये और ये क्या है? संपीड़न है। और ये क्या है? ये भी संपीड़न है। ये और ये क्या है? विरलन है। ये क्या है? विरलन है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, क्या कहेंगे हम? तरंग दैर्घ्य, जिसे लैम्डा से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाएंगे, जिसे लैम्डा कहते हैं। लैम्डा क्या कहते हैं भाई? लैम्डा ग्रीक अक्षर है। ग्रीक जो थे पहले, उन सबों ने इसका नाम दिया था। क्या रखा था नाम? लैम्डा। इसको उन्होंने खोजा था, मतलब खोजा क्या था, एक तरह से चिन्ह की तरह इसको प्रयोग किया था तरंग के लिए। ठीक है, तो क्या नाम दिया? अनुदैर्घ्य तरंग। कहा कि दो संपीड़न होंगे या विरलन होंगे, उनके बीच की दूरी जो होगी, ठीक है, दो या तो संपीड़न हो या तो विरलन हो, उनके बीच की दूरी जो होगी क्या कहा जाएगा? उसे उसे हम लोग कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। और क्या कहा? और कहा कि इसको हम लोग लैम्डा से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे भाई? लैम्डा। लैम्डा क्या है? ग्रीक अक्षर है जिससे किसको दिखाया जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग को। ठीक है, इतना हो गया। तो आगे देखो, इसका एसआई मात्रक भी कुछ होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को इसे लैम्डा, ठीक है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। मीटर क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे तरंग दैर्घ्य को क्या जान रहे हैं? दूरी। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है? दूरी है, तो है दूरी किसमें नापते हैं? मीटर। और अगर मैं ये दूरी लूं तब भी क्या कहलाएगा? ये तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। ये दूरी क्या है? दोनों लैम्डा है। ठीक है, चाहो तो यहाँ से नापू यहाँ तक, तब क्या कहूंगा? तब भी लैम्डा कहूंगा। एक और विरलन बना लूं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक नापू तब भी क्या कहूंगा? तो दो विरलन के बीच की दूरी को लैम्डा कहेंगे, या दो संपीड़नों के बीच की दूरी क्या कहेंगे? लैम्डा कहेंगे। विरलन को आर से दिखाते हैं या किससे दिखा देते हैं? विरलन को दिखा देते हैं सी से, और इसको दिखाते हैं आर, संपीड़न दिखाते हैं सी से, इसको दिखाते हैं आर से, फिर आर और ये सी। ठीक है, ऐसे दिखाते रहते हैं। फिर ये आर और ये सी। ठीक है, दिखाने का तरीका है। तो ये हो गया तरंग दैर्घ्य। क्या है? दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आवृत्ति। क्या पढ़ेंगे? आवृत्ति। इसको हटाओ, हटा देना। हो गया सबका? ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी आवृत्ति।
इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखें। जब ध्वनि किसी माध्यम से संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन और पुनः अधिकतम मान तक आना एक दोलन कहलाता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि की तरंग की आवृत्ति कहलाती है। अच्छा, पहले हमें समझना पड़ेगा दोलन क्या है। ठीक है, दोलन पहले समझ ले, आवृत्ति समझने से पहले दोलन। दोलन समझ लेंगे तो क्या समझ जाएंगे, आवृत्ति। दोलन क्या है भाई? माध्यम, माध्यम का, किसी माध्यम का तुम लिख सकते हो, किसी माध्यम का। माध्यम से हमारा क्या तात्पर्य, वायु, जल, ठीक है, ये सबसे हमारा तात्पर्य। माध्यम का, किसी माध्यम का घनत्व, घनत्व तो सब लोग जानते हैं, ये घनत्व अधिकतम से निम्नतम, ठीक है। पहले इसको और से लिखिए। जब ध्वनि, ठीक है, बढ़िया से लिखिए। जब ध्वनि किसी माध्यम से गुजरती है, जब ध्वनि किसी माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम का, जबकि ध्वनि किसी माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम का घनत्व अधिकतम से निम्नतम, ठीक है, अधिकतम से निम्नतम तक, अधिकतम से न्यूनतम लिख सकते हैं, न्यूनतम के बीच डोलता रहता। ठीक है, अधिकतम से न्यूनतम के बीच डोलता रहता है। और ठीक है, डोलता है, पहले एक बार अधिकतम होगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर अधिकतम होगा, फिर न्यूनतम होगा। इसी को एकांक समय में, एकांक समय में अधिकतम, न्यूनतम से, अधिकतम से न्यूनतम, ठीक है, अधिकतम से न्यूनतम, अधिकतम से न्यूनतम तथा पुनः अधिकतम तक आने की क्रिया को दोलन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। और आवृत्ति क्या होती है, एकांक समय में कुल दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती
एकांक समय में कुल दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। थोड़ा समझ ले इसको, ठीक है, थोड़ा समझ ले इसको। देखा जाए, मान लो ये क्या है, घनत्व या ताप, ठीक है, औसत घनत्व और क्या है, या औसत ताप, ठीक है। और क्या कर रहा है, यहां से दोलन करना शुरू, ऐसे दोलन, ठीक है। तो दोलन क्या है, यहां से शुरू किया था, समझो, ठीक है, यहां से शुरू किया था, मतलब यहाँ पर आधा, ये एक पूरा और ये एक आधा, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, इसे एक आधा, तो जब ये यहाँ पर पुनः आएगा तो इसका क्या पूरा हो जाएगा, एक दोलन, क्या हो जाएगा, दोलन। और ठीक है, क्या हुआ, एक दोलन, पूरा एक चक्कर बना ले, समझो, जैसे ऐसे पूरा एक चक्कर बना ले। अगर यहाँ से शुरू हो तो वापस नहीं आ जाए, जैसे इस लाइन से शुरू हुआ था, इसी लाइन से वापस आ जाए, तो क्या कहेंगे, दोलन कहेंगे। और इसे लैम्डा से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, लैम्डा से। और ये पूरा, ठीक है, अब इसी दोलन को क्या कहते हैं, एकांक समय में कुल दोलनों की संख्या। एक सेकंड में मान लो ये जितना दोलन करेगा, मैं मान लो तो एक सेकंड में ये इसने इतना दोलन किया, ठीक है, इतना दोलन किया, तो ये क्या कहलाएगा, इसकी आवृत्ति, ठीक है, क्या कहलाएगा, आवृत्ति, ठीक है, क्या कहलाएगा, इसकी आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब ये जितनी आवृत्ति किया, मान लो यहाँ से यहाँ तक टी समय लगा इसमें, ये कुल टी समय हम लोग देख रहे हैं, कितना समय देख रहे हैं, टी, तो टी समय में इसने कुल जितने दोलन किए, ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, आगे जाएगा तो मतलब 3 दोलन इसने अभी तक हम लोग देखे, 2 3, इसने मान लो 3 सेकेंड में 3 दोलन किए, तो ये 3 दोलन क्या कहलाएंगे, 3 सेकेंड में ये 3 दोलन कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएंगे, इसकी आवृत्ति कितनी है, 3 है। मान लो कोई ऐसा है जो 3 सेकंड में, इसी 3 सेकंड में कई सारे दोलन कर रहा है, ठीक है, गिनो, एक, यहाँ शुरू, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये कितना कर रहा है, 7, 3 सेकंड में कितने दोलन कर रहा है, 7 कर रहा है, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 7 हो गई। कोई है जो 3 सेकंड में बस 2 दोलन करेगा, ठीक, 1 2, ये देखो, ये पूरा एक बार ऊपर एक बार नीचे, पूरा एक दोलन कहलाता है, ये पूरा ऊपर और नीचे एक दोलन, इसने 3 सेकंड में मान लो 2 ही दोलन किए, इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो जितना दोलन करेगा वो क्या कहलाएगा, उसकी आवृत्ति, ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यू, क्या मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक न्यू होता है, इसका मात्रक न्यू, न्यू को ऐसे लिखा है, न्यू होता है, बी नहीं, बी से थोड़ा सा हट गया, न्यू होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यू होता है। और एसआई मात्रक, मात्रक में इसका जैसे मात्रक होता है, प्रदर्शित करता है, इसको न्यू, इसको न्यू, ये भी ग्रीक ही अक्षर है, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, क्या करता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या करता है, ये हर जगह, मतलब पूरी पृथ्वी पर
इसको आवृत्ति को न्यू में ही मापा जाएगा। पूरी पृथ्वी पर किसी भी देश में जाओ उसे न्यू से ही मापा जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल है, तुम न्यू कहोगे अगर अमेरिका में जाके तो समझ जाएंगे तुम किसकी बात कर रहे हो, आवृत्ति की बात कर रहे हो। न्यू जाके तुम अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करो तो वो भी समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हो, आवृत्ति की बात करो। सब नहीं समझेगा, जो वैज्ञानिक होंगे या जो पढ़ रहे होंगे वही समझेगा, ठीक है। थोड़ा में जाके सब्जी वाले से न्यू तो बता देगा क्या है। तो ये न्यू जो है तुम वहां पे भी बोल सकते हो, अमेरिका, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना कहीं भी बोल सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान भी बोल सकते हो, वो भी यही जानेंगे, पहले उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मात्र क्या होता है, हर्ट्ज, एच जेड, एच जेड, हर्ट्ज, क्या कहते हैं उसको, हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक। तो ये हो गई आवृत्ति, समझ में आया। दोलनों की संख्या क्या कहते हैं, किसी समय में 3 सेकंड में कितना दोलन कर रहा है, दूसरा 3 सेकंड में कितना दोलन कर रहा है। दोलन क्या होता है, एक पूरा चक्कर करना, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे दोनों मिला, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। अच्छा, अब हम थोड़ा समझ लेंगे, ऊपर नीचे को भी कुछ नाम देते हैं क्या, ये पूरा हटा देते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे को भी नाम देते हैं, थोड़ा उसके बारे में समझ ले। एक को कहते हैं श्रृंग और एक को कहते हैं गर्त, ठीक है। थोड़ा ये जानकारी के तौर पे जाओ, और ये जाना, ये जो ऊपर वाला है, ये जो नीचे वाला, और ये जो ऊपर वाला भगवान है, नीचे वाले इंसान। तो ये जो ऊपर वाला इसे कहते हैं श्रृंग, श्रृंग, और जो ये नीचे वाले से कहते हैं गर्त। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, श्रृंग का मतलब होता है चोटी। श्रृंग का मतलब क्या होता है, चोटी। चोटी का मतलब ऊंचाई, गर्त का मतलब गड्ढा। जैसे भी दिखाया जाता है, गर्त का मतलब गड्ढा, ठीक है, गड्ढा ऐसे, ठीक है। तो श्रृंग का मतलब ये वाला हिस्सा श्रृंग है, ये वाला भी हिस्सा श्रृंग है, ये श्रृंग है, और जिनको खाली छोड़ा हो क्या है, गर्त है, ठीक है। ये दोनों गर्त है और ये दोनों श्रृंग। आवर्तकाल, अगली हेडिंग लिखो आवर्तकाल। आवर्तकाल, वीडियो नंबरिंग हो रहा है यार, एक बार देखिए। काम करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, और इसके आगे अगली क्लास में ज्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग पढ़ते नहीं है। तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे आवर्तकाल। मैं थोड़ा समझा देता हूँ आवर्तकाल क्या होता है, क्या समझा, कल ही पढ़ लेंगे। लोग खोज के आवर्तकाल क्या होता है, थोड़ा समझो, सोचो खुद से, ठीक है। आवृत्ति है तो आवर्तकाल आवृत्ति से ही जुड़ा होगा, तो जहाँ तक पढ़ा है उसके बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझ जाओ। चलो तब आज इतना ही करते हैं, और कल मैं कल कहा था ना कि मजा आएगा। देखो आज क्या क्या जानने को मिला है, ठीक है। अनुप्रस्थ, तरंग ध्वनि होती है, आज ये जानने को मिला कि तरंग क्या होती है, ध्वनि होती है, कौन कौन सी तरंगे होती है ये भी जानने को मिला, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, फिर हमने जाना क्या तरंग दैर्घ्य क्या है, फिर हमने आयाम और फिर क्या पढ़ा, आवृत्ति के बारे में जाना, दोलनों के बारे में जाना, ठीक है। बहुत सारी चीजें आज जानी। चलो इसके बाद कल पढ़ेंगे।